हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो कार्बन होता है ना, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हर चीज में प्रेजेंट होता है। मेनली देखा जाए तो बहुत सारी चीजें होती है जो कार्बन से ही बनती है, एंड कार्बन जो है हर चीज में काम आता है। और फ्यूचर में जब 10th में जाओगे तो आपको काम आएगा। साथ ही में जब 11th में आप जब साइंस में एडमिशन लोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि अगर आपने आज के जो कार्बन चैप्टर है वो अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको केमिस्ट्री भी बहुत ईजी लगेगा। इसके लिए बहुत कंसेप्चुअल लेक्चर्स होते हैं ये सब चीज, तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये सब चीज जरूर से ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि क्या होता है कार्बन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, अकरेंस, ये हमने देखा था। साथ ही में एक चीज आपको बताया था कि क्या होता है कार्बन के एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स की जब बात की थी तो हमने दो टाइप के एलोट्रॉप्स देखे थे। एक था हमारा क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, दूसरा था हमारा एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन वाला हमने जस्ट स्टार्ट किया था एंड क्रिस्टलाइन के कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखे थे। एंड वही क्रिस्टलाइन में 3 एग्जांपल जो हमें पढ़ना है वो है, सबसे पहले डायमंड के बारे में पढ़ना है सबसे पहला। सेकंड हमें पढ़ना है दोस्तों ग्राफाइट के बारे में, क्या होता है ग्राफाइट। एंड थर्ड हम लोग को आज पढ़ना है जो कि है फ्यूलरिन। तो ये तीनों चीज आज मैं कोशिश करूंगा पढ़ाने की आपको, कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, क्या यूज होता है, ये सब चीज का क्लियर है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज के लिए, जो कि है डायमंड। तो डायमंड क्या होता है, वी नो दैट डायमंड का अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, लगभग इसका शेप, ठीक है ना, अभी मेरे से तो अच्छा बनता नहीं है डायग्राम, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं आपके सामने बनाने की। ठीक है, इस तरह से कुछ उसका शेप होता है। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा मार्केट में इस तरह का शेप होता है, कोहिनूर डायमंड, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे टाइप के डायमंड्स आपने नाम सुने होंगे। तो बहुत सारे ऐसे डायमंड जो होते हैं हमारे इंडिया में पाए जाते थे। एंड मेनली सबसे ज्यादा जो डायमंड का जो बोलते हैं ना हम लोग, एक तरीके से जो स्टोर माना जाता है कि हमारा जो इंडिया था, हमारा जो इंडिया वो सोने की चिड़िया माना जाती थी, उसमें डायमंड्स भी बहुत हुआ करते थे, जो कि हमारे से लेके चले गए कुछ लोग, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता था। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई हार्डेस्ट चीज, सबसे कड़क चीज अगर कोई प्रेजेंट है ना, वो डायमंड है। और कीमती भी है उसके हिसाब से अगर बात किया जाए। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगा। और डायमंड जो है हमारे इंडिया में कहां कहां पाया जाता है ये भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो इंडिया में जो है कर्नाटक में आप जाओगे दोस्तों, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा जो है डायमंड पाया जाता है, कर्नाटक में। एंड साथ ही में मध्य प्रदेश, MP में भी एक जगह है, वहां पे आपको ये सब चीज ज्यादा देखने मिलेंगे। एंड डायमंड जो होता है बाकी देश में बात करें, हमारे इंडिया में तो कर्नाटका और MP में पाए जाते हैं, लेकिन बाकी देशों में भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे जगह है, जैसे कि ब्राजील हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया, फिर ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है, ठीक है ना, रशिया, अमेरिका, ये सभी जगह भी जो डायमंड्स है वो पाए जाते हैं, ऐसा देखा जाएगा तो। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में मिलते थे, हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग जो है लेके जा चुके हैं। कुछ लोग चोरी करके लेके गए, कुछ लोग यहाँ पे खरीद के गए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको सुनने मिलेंगे, एंड आपने सुना भी होगा इस बारे में, बहुत आप स्मार्ट हो तो ये सब चीज आपको पता होगा। तो हमने बात किया कि डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है इंडिया में, कर्नाटक में, MP में, पन्ना वगैरह रीजन में आपको देखने मिलता है, ब्राजील, USA, साउथ अफ्रीका एंड अमेरिका, ये सब रशिया वगैरह में आपको देखने मिलता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हम लोग बात कर लिए कि कहां मिलता है, क्या होता है डायमंड, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम बात करें, देखो डायमंड जो होता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चलो ये मान लिया हमने कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, पूरे के पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत चीज माना जाता है। लेकिन ये क्यों है, इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये तो उसका शेप है, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करूं, लेट्स सपोज डायमंड का एक ये बॉन्ड बना रहा हूं मैं। बॉन्ड मतलब जो एटम्स होते हैं ना, जो एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। तो डायमंड किससे बनता है दोस्तों, क्योंकि ये क्या मैंने बोला कि डायमंड इज ए एलोट्रोप। किसका एलोट्रोप है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है दोस्तों, वैलेंसी कार्बन का होता है 4, यानी कि हर एटम जो है डायमंड के अंदर वो एक के बाजू में 4 एटम से सराउंडेड होता है। यानी कि लेट्स सपोज मेरा ये एटम है, तो उसके बाजू में कितने होंगे दोस्तों, 4 एटम प्रेजेंट होंगे। ये 1 2 3 और ये 4, ये एक एटम जो है वो 4 एटम से सराउंडेड होगा। फिर ये एटम 4 एटम से, मतलब 1, फिर 2, ये 3 तो उसके पीछे है, ये फिर 4, फिर ये वाला भी अगर बात करें, ये 1 तो है इसके पीछे, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मतलब यानी कि हर एक एटम अगर मैं बात करूं अपने बाजू में 4 एटम से सराउंडेड है। इसके लिए उसका स्ट्रक्चर जो है काफी मजबूत होता है। ऐसा कोई भी दूसरा मटेरियल नहीं है कि जिसके आसपास 4-4 एटम जो है सर्वाइव कर पाते हैं और 4 एटम आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर की वजह से, 4-4 एटम्स के प्रेजेंस होने की वजह से कि ये जो डायमंड है ना दोस्तों, ये इतना हार्ड बन पाता है और इतना स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर पाता है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्ट्रक्चर तो मैंने बात कर लिया। और क्या होता है डायमंड की अगर बात करूं, ये होता है आपका 3D शेप, यानी कि 3 डायमेंशनल
होता है। आपने देखा है डायमंड को, नकली वाला भी देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, तो उसका शेप जो होता है 3D होता है, यानी कि 2D नहीं होता है। आप उसको पूरा उठा के ऐसा देख सकते हो, यानी कि 3D स्ट्रक्चर होता है और इस प्रकार उसका शेप होता है। जो एटम्स होते हैं वो एक के साथ 4 यहाँ पे अटैच होते हैं, जिसके वजह से वो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा हार्ड बढ़ जाता है, यानी कि हार्ड होता है। कुछ प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं कि जो डायमंड होता है नॉर्मली सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। अगर मैं बात करूं प्योर डायमंड की, तो जो आपका प्योर डायमंड होता है, एकदम खरा डायमंड जो होता है, जो रियल में जो कार्बन या फिर कोयले की खान वगैरह होते हैं ना, वहां से मिलता है। पुराने जमाने में ऐसे होता था कि नॉर्मली जो कोयले की खदान होती थी, जो पहाड़ खोद के कोयला वगैरह निकालते थे, तो उसके अंदर ही क्या होता था, वो डायमंड मिलता था। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप है। ये बनता कैसे, आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा यहाँ पे। तो डायमंड क्या होता है कि जब कार्बन, कोयला काला होता है, कार्बन होता है उसके अंदर, वो धीरे 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 करके उसके अंदर इतना टेम्परेचर आ जाता है, इतना टेम्परेचर आ जाता है ड्यू टू द वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर विच आर एक्टिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर कार्बन। तो धीरे धीरे उसका जो नेचर होता है ना, वो चेंज होते रहता है। तो धीरे धीरे वो कार्बन कुछ और बनते जाएगा, कुछ और बनते जाएगा, कुछ और बनते जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर एक्ट करता रहेगा उसके ऊपर, एंड लगभग हजारों साल के बाद वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा डायमंड के अंदर, क्रिस्टल क्लियर डायमंड के अंदर। तो आप सोच सकते हो कार्बन तो काला होता है, डायमंड हमारा व्हाइट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो उसको प्रॉपर्टी को चेंज करता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा 7वीं 8वीं में कि हमारा कुछ टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कुछ ऐसी चीजें होती है, नेचुरली अकरिंग चेंजेस होती हैं कि आपके कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आ जाता है, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस आता है। तो सेम ये चेंजेस आने की वजह से इसका जो नेचर है वो क्या बन गया, हार्ड बन गया, एंड साथ ही में क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टलाइन बन गया और क्लियर बन गया। क्लियर है? और इसका हम लोग डेंसिटी के हिसाब से बात करें, ये सब चीज आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप इसको लर्न कर सकते हो कि जो डेंसिटी जगह होती है डायमंड की, वो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मेल्टिंग पॉइंट होती है, यानी कि ये आपको मैं लिख के बता सकता हूं यहाँ पे कि मेल्टिंग पॉइंट इज लाइक 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर मैं आपको बात बताऊं कि अगर मुझे डायमंड को पिघलाना होगा, अगर डायमंड को मेल्ट करवाना होगा कोई भी गैस के ऊपर, गैस तो आप नहीं रख पाओगे, कोई भी ऐसा फर्नेस होता है ना, भट्टी, उसके ऊपर अगर पिघलाना होगा, यानी कि मुझे 3500 डिग्री सेल्सियस पे जाके पिघलाना पड़ेगा, तब जाके वो डायमंड जो है वो लिक्विड बनेगा, पानी जैसा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और डायमंड जो है कोई भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर कुछ शक्कर को घुला देंगे तो शक्कर घुल जाएगा, वो भी क्रिस्टल ही है ना, शक्कर का एक पार्टिकल होता है, वो क्रिस्टल है, उसको डुबा देंगे, थोड़ी देर के बाद वो घुल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लेकिन डायमंड को डाल के रखो किसी के अंदर भी, वो लिक्विड नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है ना? और डायमंड के ऊपर चाहे मैं एसिड डालू, कौन सा भी एसिड डालो, HCl डालो, H2SO4 डालो, नाइट्रिक एसिड डाल लो, कोई भी एसिड डालूंगा, डायमंड के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। नहीं तो नॉर्मली हमको पता है कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग जब एसिड डालते हैं तो कोई भी चीज हो, चाहे लोखंड का बना हो, कोई भी चीज हो, वो पिघल जाता है एसिड की वजह से, उसके अंदर छेद हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन जैसे कि आपको पता है डायमंड के अंदर उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, चाहे बेस की बात कर ले, चाहे हम लोग एसिड की बात कर ले। और जो डायमंड होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी कि अगर डायमंड में से मैं एक करंट को वायर लेके पास करने की कोशिश करूं, डायमंड को छू के रखूंगा, तो मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसके अंदर से करंट जो है पास नहीं हो सकता है। और वी नो दैट कि कार्बन इज अ नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल है ऑब्वियसली, और वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का भी बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर होता है। ठीक है ना? ये चीज आपको समझ में आ गया। अब डायमंड का यूजेस थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो वी नो दैट कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस। सबसे ज्यादा यूजेस जो होता है वो ज्वेलरी बनाने में होता है। ठीक है ना? जो लड़कियां ज्वेलरी पहनती है, तो ज्वेलरी बनाने के लिए जो ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हैं सजावट का एंड अच्छे दिखने के लिए, तो डायमंड का मेनली क्या होता है, ज्वेलरीज बनाने में काम आता है, ऑर्नामेंट्स वगैरह जिसको बोलते हैं। साथ ही में जो रॉक ड्रिलिंग होते हैं, ठीक है ना, ग्लास कटिंग्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कभी कांच की दुकान पे गए हो दोस्तों, जहां पे विंडोज वगैरह बनाते हैं या फिर कांच बनाते हैं, कांच कट करके मिलता है, तो वो काटने वाला एक जो डिवाइस रहता है ना, उनके पास एक कुछ तो रहता है आपका पट्टी जैसा, उसके ना टिप पे आप देखोगे ना छोटा सा एक डायमंड लगा रहता है, एक पतला सा डायमंड रहता है। वो डायमंड क्या होता है, इतना हार्ड होता है ना कि वो कांच के अंदर एक लाइन खींच देता है, एक मार्किंग आ जाता है उसके अंदर नेचुरली, और जैसे आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे हाथ से, वो कट करके टूट जाता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, कोई भी ग्लास स्टोर पे जाना एंड देखना किस प्रकार वो लोग कट करते हैं। तो ग्लास कटिंग के लिए या फिर एक बोलते हैं ना हम लोग रॉक ड्रिलिंग होता है, ड्रिलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है डायमंड का, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो बहुत सारे ऐसे टाइप के यूजेस आपको देखने मिलेंगे। साथ ही में कोई भी डायमंड को पॉलिश करने के लिए, यानी कि डायमंड को डायमंड से ही चमका सकते हैं हम लोग, चमकाना है अगर क्लीन करना है तो डायमंड से हम लोग पॉलिश कर सकते हैं, वो सब चीज आपको देखने मिलेगा। एंड साथ ही में ये जो है डायमंड, इसका आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं ना, वहां पे भी इस्तेमाल होता है ताकि रेडिएशन से बचा जा सके। इसके लिए तो सैटेलाइट्स की जो कीमत होती है, जो दाम होती है, वो बहुत हैवी होती है, लगभग 5-5 हज़ार करोड़ 10,000 करोड़ ऐसे ऐसे दाम होते हैं ना। तो वो सैटेलाइट्स में भी डायमंड का इस्तेमाल होता है वेरियस पर्पज के लिए, रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था हमारा, जिसका नाम था फर्स्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जिसका नाम है डायमंड, इसके प्रॉपर्टीज, यूजेस, स्ट्रक्चर एंड इसकी क्या क्या चीजें होती है, ये सभी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले टाइप के एलोट्रोप के ऊपर, जिसका नाम है ग्राफाइट। तो ग्राफाइट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बोर्ड को रफ कर लूं ताकि इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता सकूं किस प्रकार होता है। ठीक है ना?
तो लेट्स रब दिस फास्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको डायमंड बहुत ही अच्छे से आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक की, जिसका नाम है ग्राफाइट। तो ग्राफाइट क्या होता है, अगर हम बात करें ग्राफाइट की, तो इसके भी बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन ग्राफाइट आपने देखा हुआ है। आप बोलोगे ना ये ग्राफाइट मेरे लिए न्यू है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने देखा है ग्राफाइट, आप डेली उसको यूज भी करते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप उसको डेली यूज करते हो। तो दोस्तों ग्राफाइट यानी कि क्या होता है, एक तो वो है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन से बना हुआ एलोट्रोप है, ठीक है ग्राफाइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्राफाइट जो होता है, आपने देखा होगा कि पेंसिल, आपका जो पेंसिल होता है ना, आप पेंसिल से लिखते हो, उसके अंदर जो नोक होता है उसका, यानी कि जो अंदर का जो लीड होता है, ब्लैक कलर का जो भी पार्ट होता है जिससे आप लिखते हो, वो क्या है दोस्तों, इट इज नथिंग बट ग्राफाइट। क्या है वो, ग्राफाइट है। ये आपको याद रखना है। किससे बनता है, अगेन कार्बन से बनता है। कार्बन का एक एलोट्रोप है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है। एंड साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अच्छा, जैसे कार्बन से बना हुआ है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस इसमें क्या आ जाता है कि अभी डायमंड हमने पढ़ा वो भी कार्बन से बना था, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता था। लेकिन ये ग्राफाइट जो होता है ना, ये कार्बन से बना भले ही है, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, यानी कि गुड कंडक्टर। क्या है ये, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ये भी आपको याद रखना है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ चीजें मैंने बता दिया, और भी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो ग्राफाइट है ये बहुत सारे अलग अलग देशों में पाया जाता है, रशिया में पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इंडिया में भी बहुत जगह पाया जाता है, ये सब चीज देखने मिलता है, ठीक है ना। और ये जो लीड पेंसिल जो होती है ना, उसमें इसका इस्तेमाल ज्यादातर होता है, ठीक है। और इसको डिस्कवर किया था 1795 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था निकोलस क्वांते। निकोलस क्वांते ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, ये चीज आपको पता है। तो और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ग्राफाइट जो होता है ना, इसके आसपास ना 6 एक तरीके से कार्बन अटैच होता है, और ये हेक्सागोन में अटैच होता है। अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, तो आपका जो हेक्सागोन होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक हेक्सागोन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से ये हेक्सागोन जो होता है आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। फिर ये दूसरे कोई हेक्सागोन से अटैच रहेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस प्रकार ये जितने भी होते हैं क्या करते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर होता है। अगर हमने अभी इसके पहले देखा डायमंड का टेट्रागोनल था, 4 था, तो टेट्रागोनल ज्यादा मजबूत होता है, कोई भी बॉक्स ज्यादा मजबूत होता है, हेक्सागोन थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। यानी कि जो ग्राफाइट होगा ना, वो डायमंड से बहुत ज्यादा क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है, और साथ में ब्रिटल होता है। या मैं आपको बता दूं क्यों ब्रिटल होता है, बिकॉज इसका शेप क्या होता है, 6 डायमेंशनल होता है, यानी कि हेक्सागोनल शेप होता है। बिकॉज इसका शेप क्या है, हेक्सागोनल शेप है, तो इसके लिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी वीक होता है एज कंपेयर टू डायमंड, और वीक होता है, ब्रिटल होता है। इसके लिए आप ग्राफाइट को ले लो, आपने ग्राफाइट देखा है। और एक और बताऊंगा कि ग्राफाइट और कहां होता है। एक तो आपने पेंसिल के अंदर जो नोक है वो आपका ग्राफाइट है। दूसरा चीज आपने सेल देखा है दोस्तों, आपके घड़ी के पीछे जो सेल लगाते हो, जिसको पेंसिल सेल बोलते हैं, उसको आप कभी फोड़ के देखो, खराब जब हो जाएगा, उसका बैटरी खत्म हो जाएगा, तो फोड़ के देखो, उसके अंदर भी आपको ना ब्लैक कलर का रॉड ऐसा देखने मिलता है, ठीक है। ब्लैक कलर का ऐसा छोटा सा ब्लैक कलर का पूरा रॉड आपको देखने मिलता है दोस्तों। एंड वही रॉड जो होता है ना, वो किससे बना होता है दोस्तों, ग्राफाइट का रॉड होता है। वो क्या बोलते हैं उसको, ग्राफाइट का। और उसको आप थोड़ा सा भी ना, कोई हथौड़ा ले लो, कोई भी चीज ऐसा ले लो, थोड़ा सा उसको प्रेशर लगाओ दोस्तों, टूट के बिखर जाएगा, यानी कि पाउडर पाउडर बन जाएगा। तो क्या है वो दोस्तों, ऑब्वियसली ग्राफाइट है। क्यों है, क्योंकि उसका शेप जो है हेक्सागोनल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वीक है और ब्रिटल है, यानी कि थोड़ा सा भी प्रेशर लगाने पर क्या हो जाता है, वो टूट के बिखर जाता है। ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड इसके जो लेयर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो एक लेयर अगर बात करें, एक के नीचे एक ऐसे लेयर्स अटैच रहते हैं पैरेलली, ठीक है ना। इसके नीचे एक और लेयर होगा, इसके नीचे एक और लेयर होगा, तो ऐसे लेयर बाय लेयर क्या होते हैं, ये एक एक रिंग, यानी कि समझ लो ये एक हेक्सागोनल रिंग है, फिर इसके बाद ये भी एक हेक्सागोनल रिंग है, फिर इसके बाद एक हेक्सागोनल रिंग। तो ऐसे एक के बाद एक लेयर्स में लोग अटैच होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट लेयर ये वीक होते हैं, ब्रिटल होते हैं। लेकिन ये जो लेयर्स होते हैं ना, उसके एक लेयर को ग्राफीन कहते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। तो एक लेयर जो होता है ना, इसको बोला जाता है ग्राफीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक लेयर, 1 लेयर ऑफ ग्राफाइट इज नोन एज ग्राफीन। ये आपको बस फिलहाल के लिए याद रखना है, जो कि आपको देखने मिलेंगे। बहुत सारे इसके लेयर्स अटैच होते हैं आपस में, जो कि एक शेप बनाते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रॉपर्टीज का, तो सबसे ज्यादा इसका मेन ये चीज है जो मैंने बताया आपको कि इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब भी बात इलेक्ट्रिसिटी की आएगी तो वो क्या करेगा, अपना जो है रोल अदा करेगा, यानी कि एक तरीके से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा। सेकंड चीज ये है कि काफी ज्यादा ये सॉफ्ट होता है, जैसे मैंने बोला ब्रिटल है, सॉफ्ट है, और वीक होता है। जब भी आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे वीक होता है, और छू के भी आप देखोगे ना, काफी आपको मुलायम लगेगा, सॉफ्ट लगेगा आपको अगर देखने मिलेगा तो, ठीक है ना। और ग्राफाइट जो होता है, जैसे हमने चर्चा किया था कि डायमंड जो होता है कोई भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, सेम इसी प्रकार भी ये जो ग्राफाइट होता है वो भी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो है वो दोस्तों डिसॉल्व नहीं होता है। इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड बात करें कि मेनली इसका इस्तेमाल जो होता है पेपर वगैरह के ऊपर लिखने के लिए भी होता है। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस क्या है, यानी कि कहां कहां आप ग्राफाइट को यूज कर सकते हैं। तो यूज की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसका बनता है लुब्रिकेंट्स। अब सवाल ये आता है आप लोग के अंदर कि लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या होता है। आपने देखा है दोस्तों कि हम गाड़ी
गाड़ी में ना एक हर इसमें एक तरीके से कुछ महीनों के बाद सर्विसिंग कराते हैं, तो सर्विसिंग कराने के बाद ना हमें लुब्रिकेंट्स की जरूरत होती है। पता होगा, आपने देखा होगा, बाइक में हो गया, कार में हो गया, ट्रक्स में हो गया, हर चीज में ना एक लुब्रिकेंट डाला होता है। आपने देखा होगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है वो ब्रांड का नाम क्या है, लेकिन आपने देखा होगा टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना लुब्रिकेंट्स, कैसे बॉटल्स होते हैं 1-1 लीटर के, ठीक है, तो उसमें डालते हैं। तो वो लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए ये ग्राफाइट का यूज होता है। तो लुब्रिकेंट ग्राफाइट से बनता है, अलग अलग ग्रेडिंग्स के बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं। वो आपको हम जब अभी सिलेबस में नहीं, जब आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करोगे, जैसे कि मैंने किया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको ये सब चीज समझ में आएगा कि लुब्रिकेंट्स एक्जैक्टली कहां यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो ये फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बोल सकता हूं कि गाड़ी वगैरह में फ्रिक्शन को बचाने के लिए, क्योंकि सिलेंडर जो होता है उसके अंदर पिस्टन जो है ऊपर नीचे होता है, तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, इसके लिए इंजन आपका गर्म हो जाता है। तो उसको एक तरीके से लुब्रिकेट करने के लिए, कि ज्यादा फ्रिक्शन ना हो, ज्यादा घर्षण ना हो, इसके लिए हम लोग उसमें लुब्रिकेंट्स डालते हैं। तो लुब्रिकेंट्स किससे बनता है? ग्राफाइट से बनता है। ये फिलहाल के लिए बस याद रखो आप लोग। फिर साथ ही में जो आपके पेंट्स होते हैं, जो कंपनी में पेंट बनाते हैं, पेंट हो गया, फिर आपके जो पॉलिश होते हैं ना, पॉलिश पेपर्स, नॉट पॉलिश पेपर, पॉलिश शू पॉलिश वगैरह जो होते हैं, वो सब भी किससे बनते हैं? ग्राफाइट से बनते हैं। तो आपको ये भी चीज याद रखना है। साथ ही में इसका इस्तेमाल जो होता है वो राइटिंग पर्पस के लिए होता है, यानी कि पेंसिल्स वगैरह और सेल्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सके। वो सब चीज के लिए काम आते हैं, राइटिंग पर्पस के लिए काम आते हैं। एंड साथ ही में लैंप्स में, आर्क लैंप में यूज होते हैं, ताकि इसके वजह से ब्राइट लाइट जो है वो आ सके। तो ये था फिलहाल में इसका यूजेस जो कि हमने डिस्कस किया। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि जो ग्राफाइट है ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। कुछ भी नया नहीं है दोस्तों, ये सब चीज आप बस पढ़ रहे हो, आपकी जानकारी के लिए पढ़ रहे हो। क्लियर है? तो सबसे पहले पढ़ लिया हमने डायमंड, ठीक है, हमारा पहला एलोट्रोप था कार्बन का। अभी हम लोग क्रिस्टलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन ये तीनों है। तो डायमंड हमारा पहला क्रिस्टलाइन जो था एलोट्रोप ऑफ कार्बन, सेकंड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन ग्राफाइट पढ़ लिया। तीसरा जो है अभी फ्यूलरिन हम लोग पढ़ने का है, ठीक है। तो ये हम लोग फटाफट से रफ कर लेते हैं। एंड तीसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको बोलते हैं फ्यूलरिन। तो ये क्या होता है? ये हमारे लिए भी नया है, क्योंकि दोस्तों हम लोग ने जब पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड, आज से कुछ 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 9th में, आज से 10 साल पहले रहा हूंगा, 2010 में मैं 9th में था, ठीक है। तो जब मैं 9th में रहा, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं था हमें, मतलब जो कार्बन आप पढ़ रहे हो ना, ये थोड़ा बहुत था, लेकिन जो आपको अभी ग्राफाइट एंड फ्यूलरिन बताया, फ्यूलरिन तो एकदम नया है और ये नया नए इन्वेंट भी हुआ है, ज़्यादा नहीं, 5-8 साल पहले ही इन्वेंट हुआ रहेगा। और ये चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुन लोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूलरिन, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या होता है फ्यूलरिन, आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो फ्यूलरिन की बात करें, ये हमारा क्या है? थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। क्या है? तीसरा क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है हमारा कार्बन का। थर्ड एलोट्रोप की अगर बात करें, जो कि हमारा फ्यूलरिन, ठीक है ना, कार्बन का बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, यानी कि एक तरीके से एलोट्रोप हुआ कार्बन का, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, हम बात करें कि ये बहुत ही ना नेचर में अगर बात करें, नेचुरली ये बहुत ही रेयरली मिलता है। जैसे कि ग्राफाइट आपको नेचर से मिल जाएगा, डायमंड नेचर से ही मिलता है, लेकिन ये जो फ्यूलरिन ना बहुत ही रेयरली पाया जाता है, यानी कि बहुत आपको ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके रेयरली आपको ये चीज मिलेगा, ठीक है, नेचर के द्वारा। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका एग्जांपल है एक बकमिंस्टर फ्यूलरिन। ये एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये आपको अजीब लगेगा नाम इसका, बकमिंस्टर, ठीक है ना, बकमिंस्टर फ्यूलरिन एक एग्जांपल है फ्यूलरिन का। ये हमारा जो फ्यूलरिन करके एक जो एलोट्रोप है ना कार्बन का, इसका एक एग्जांपल है। जैसे डायमंड का एक एग्जांपल होता है, कोहिनूर डायमंड होता है, और क्या क्या डायमंड होते हैं पता नहीं, ठीक है। तो वैसे ही फ्यूलरिन का एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है बकमिंस्टर फ्यूलरिन। और क्यों नाम दिया है बकमिंस्टर? क्योंकि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था दोस्तों रिचर्ड बकमिंस्टर। तो रिचर्ड बकमिंस्टर ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक तरीके से इसको अपना नाम दे दिया कि फ्यूलरिन मैंने डिस्कवर किया है, तो मैं नाम दे दूंगा अपना रिचर्ड बकमिंस्टर फ्यूलरिन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। और ये जो एलोट्रोप है ना कार्बन का, फ्यूलरिन का, वो जो फ्यूलरिन जो साइंटिस्ट थे, मतलब ये बकमिंस्टर जो साइंटिस्ट थे, वो एक आर्किटेक्ट थे, यानी कि आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवरी किया और उसके हिसाब से उन्होंने नाम दे दिया। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें ना, इसके अंदर कार्बन ना 60 मॉलिक्यूल जो है आपस में अटैच होते हैं, तो एक तरीके से बॉल बन जाता है। मतलब इस तरह से इसके अंदर कार्बन एटम्स अटैच है एक दूसरे से, कि इसके अंदर टोटल ना 60 कार्बन होंगे, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा फटाफट बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए, ताकि आपको मैं थोड़ा बहुत समझा सकूं। एकदम एक्जैक्टली नहीं बना पाऊंगा डायग्राम, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा बोर्ड पे डायग्राम बनाने से थोड़ा टाइम वेस्ट भी होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस तरीके से, क्या होता है इसमें बहुत सारे आपस में जो एटम्स होते हैं वो अटैच होते हैं, और एक तरीके से ये क्या बनाता है, टोटल C60 यानी कि टोटल कार्बन के 60 एटम आपस में इस तरह अरेंज है कि वो एक बॉल जैसा दिखता है। बस आपको फिलहाल में ये याद रखना है। तो एक बॉल जैसा एटम्स आपस में अरेंज कर जाते हैं, 3D शेप बॉल जैसा 3D शेप आपस में 60 एटम आपस में अरेंज हो गए, जो कि एक बॉल जैसा शेप बनाते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूलरिन, और इसको बोलते हैं C60, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के 60 एटम प्रेजेंट है। ये C60 आपको याद रखना है। तो ऐसे ही बहुत सारे टाइप के एग्जांपल होते हैं, और ये C60 फ्यूलरिन को ना एक और
और नाम से जाना जाता है बकी बॉल, ठीक है ना, बकी बॉल के नाम से जाना जाता है। ये कॉमन नेम है, ये साइंटिस्ट लोग ने दिया हुआ नाम है बकी बॉल। एक बॉल है, बकी बॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 60 कार्बन प्रेजेंट है। उसके अलावा भी देखा जाए तो C60, C70, C82, C86 ऐसे बहुत सारे टाइप के एग्जांपल्स होंगे फ्लोरीन के, वो आपको देखने मिलेंगे एंड बहुत ज्यादा इसको आपको देखने मिलेगा भी। क्लियर है? इसका कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस के अगर बारे में चर्चा करें तो इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होता है जो कि हर बार हमने पढ़ा, कार्बन का, डायमंड का पढ़ा, फिर ग्राफाइट का पढ़ा, वैसे ही इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है, कहां कहां यूज होता है, कहां कहां इस्तेमाल होता है, इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला प्रॉपर्टीज क्या है, ये बकी बॉल के फॉर्म में मिलता है। बकी बॉल के फॉर्म में यानी कि कार्बन का इस तरह से बना हुआ बॉल है जो कि 60 कार्बन या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैं बोला 60, 70 भी हो सकता है, 82 भी होता है, 86 भी हो सकता है। तो इस तरह से अरेंज है एंड लगभग उसके अंदर बात करें 30 से लेकर 900 कार्बन एटम भी एक साथ आपस में जुड़ सकते हैं, जो कि एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बना सकता है। और ये जो होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी एक और है कि ये सॉल्युबल होते हैं। किस पे सॉल्युबल होते हैं? सॉल्वेंट्स में। जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी, डायमंड का पढ़ा, ग्राफाइट का पढ़ा, ये दोनों के दोनों इनसॉल्युबल थे। कोई भी चीज में अगर मैं डिसॉल्व करूं उसको, डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन ये कोई भी सॉल्वेंट, जैसे कि अगर मैं बात बताऊं सॉल्वेंट कौन कौन सा होता है, उसमें वो सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका कार्बन डाइसल्फाइड होता है, क्लोरोबेंजीन होता है, ये कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिसमें अगर मैं इसको डालने की कोशिश करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एक तरीके से डिसॉल्व होकर सॉल्वेंट में, सॉल्युबल में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हो गया प्रॉपर्टीज की। यूजेस की अगर बात करें कि जो बकमिनिस्टर नाम का, बकी बॉल नाम का जो फ्लोरीन है, उसका इस्तेमाल कहां कहां यूज होता है। ठीक है, तो यूजेस की बात करूं, ये एक इंसुलेटर जैसा काम करता है। व्हाट डू मीन बाय इंसुलेटर? जो आपको करंट लगने से बचाता है। जैसे कि वायर्स के ऊपर कोटिंग होते हैं ना, तो वो भी क्या एक इंसुलेटर है। वैसे ये बकी बॉल जो होते हैं एक तरीके से इंसुलेटर्स होते हैं और ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां पे करंट लगने से बचाया जा सके या फिर हीट लगने से बचाया जा सके, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। फिर फ्लोरीन जो होता है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम आता है, पानी को साफ करने के लिए इसमें जो बकी बॉल्स है वो डाला जाता है ताकि वो जो भी इंप्योरिटीज होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपका जो पानी है वो फिल्टर हो सकता है, प्योर हो सकता है। एंड कभी कभी ये जो फ्लोरीन होता है, जैसे कि हमारा एक हाइपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए भी ये चीज कभी कभी काम आता है। क्लियर है? तो यही था हमारा फ्लोरीन के बारे में जितने भी जानकारी मुझे पता थी और आपके सिलेबस के हिसाब से जो भी चीज पता था हमने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं क्या होता है डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही था। लेक्चर नंबर 3 आपके सामने जल्द से जल्द लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अमॉर्फस एलोट्रोप। ये तो हमने पढ़ा, ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोप थे, कार्बन के बने हुए क्रिस्टल वाले, शेप वाले। लेकिन एक अमॉर्फस भी होता है जो कि किसी भी शेप का हो सकता है। तो वो क्या क्या होते हैं, उसमें कोयले के बारे में पढ़ना है हम लोग को, वो सब चीज हम लोग अगले लेक्चर में लेकर आऊंगा। आज का लेक्चर इतना ही। तो कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में दोस्तों, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट शेयर करो, बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चल रहे हैं, फटाफट से आके अटेंड करो, आगे भी शेयर करो, हर एक इंडिविजुअल मेंबर्स तक फैलाओ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।